नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज का मुद्दा हर उस शख्स के साथ जुड़ा हुआ है जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं। दरअसल माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें, आने वाले कल के लिए तैयार हो सकें। लेकिन क्या हमारी जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे बच्चों के लिए सही है? कहीं हम अपने बच्चों के मासूम कंधों पर पढ़ाई का जरूरत से ज्यादा बोझ तो नहीं डाल रहे हैं? कहीं पढ़ाई के बढ़ते बोझ से उनका बचपन पिस तो नहीं रहा है? और आज हम ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, इसकी वजह भी आप जानिए। दरअसल कुछ स्कूली बच्चों ने मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग को चिट्ठियां लिखी हैं और ये चिट्ठियां लिखकर अपना दर्द भी बयां किया है। बच्चों ने अपनी चिट्ठियों में जो कुछ भी लिखा है वो सीधे सीधे हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। पहले हम एक रिपोर्ट के जरिए बच्चों के मन की बात को समझ लेते हैं और इसके बाद अपने कुछ खास मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर एक बड़ी चर्चा करेंगे। कसके जूता, कसके बेल्ट, उसके अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। ये कहानी घर घर की है। घड़ी की सुई के सुबह के 5:30 या 6 बजते ही स्कूली बच्चों के घरों में हलचल तेज हो जाती है, भागम भाग शुरू हो जाती है ताकि बच्चे वक्त पर तैयार होकर स्कूल पहुंच जाएं। बच्चों को आधी अधूरी नींद के बीच उठाकर उन्हें तैयार कर मासूम कंधों पर भारी भरकम स्कूल बैग का बोझ लाद दिया जाता है ताकि वो अपना मिशन स्कूल पूरा कर सके। दरअसल ये वो अंधी रेस है जिसमें माँ बाप न चाहते हुए भी अपने बच्चों को दौड़ाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि दुनिया का नारा यही है, डटे रहो। लेकिन मासूम बच्चों के मन का क्या, कि वो क्या चाहता है? दुनिया के इस रेस में बने रहने के लिए उन्हें रोजाना किस तरह के दर्द से, किस तरह की तकलीफ से गुजरना पड़ता है। हमें स्कूलों में नींद आती है, हमारे स्कूल बेहाल पड़े हैं, हम पर बस्तों का बोझ बहुत है। दरअसल कुछ चिट्ठियों के जरिए बच्चों के मन की ये बातें मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग के सामने आई है। कुछ स्कूली बच्चों ने बाल आयोग को चिट्ठियां लिखकर अपना दर्द बयां किया है। बच्चों ने अपनी चिट्ठियों में जो कुछ लिखा है, उनमें से कुछ बच्चों ने स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी उठने की वजह से स्कूल में नींद आने की शिकायत की है, तो वहीं कुछ बच्चों ने स्कूल की टाइमिंग ज्यादा होने की शिकायत की है और उसे कम करने की गुहार लगाई। वहीं एक बच्ची ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उसके पिता की आधी सैलरी उसकी स्कूल फीस और स्कूल कैब में ही खर्च हो जाती है, इसीलिए अब वो स्कूल नहीं जा पा रही। उसने बाल संरक्षण आयोग से अपनी स्कूल फीस माफ करवाने को कहा है ताकि वो दोबारा स्कूल जा सके। ये बहुत बड़े सहज प्रश्न आते हैं कि वो मेरे स्कूल का समय ज्यादा है, मुझे सुबह जल्दी की पर दोपहर का हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई 1 to 1 बात कर रहा हो मेरे से और हम तुरंत उन पत्रों पर चर्चा करके उन बच्चों की समस्याओं का समाधान करते हैं। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने बच्चों के लिए खत भेजने के लिए स्कूलों में डिब्बे लगवाए हैं। उन्हें मन की बात का नाम दिया गया है। इसी के जरिए आयोग तक बच्चों के मन की बात पहुंच रही है। बाल संरक्षण आयोग बच्चों की इन चिट्ठियों का जवाब भी देता है। मुझे लगता है जैसे हमने इसको मन की बात कहा है, वास्तव में सच्चे अर्थों में मन की बात है। पत्र लिखते समय मुझे भी ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा भाई बहन बड़े भाई को पत्र लिख रहा हो और मैं भी उसको उतनी संजीदगी से उसका समाधान करने का प्रयास करता हूं जैसे परिवार में किसी छोटे भाई की समस्या किया जाता है। जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है तो मेरा मानना है कि एक बार चर्चा होने के बाद 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दरअसल बाल संरक्षण आयोग को स्कूली बच्चों की लिखी चिट्ठियां सीधे मौजूदा स्कूली शिक्षा व्यवस्था को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं। सवाल ये कि कहीं रेस में बने रहने के लिए हम अपने बच्चों पर पढ़ाई का बोझ ज्यादा लाद कर उनके बचपन से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। बैग तो है उनका काफी अभी होता है, इवन टाइम टेबल दे रखा है, उसके बाद भी उनका
बैग देखती हूँ मैं हमेशा भरा हुआ है, क्योंकि जो सब्जेक्ट इतने सारे हुए हैं, इंग्लिश की भी लैंग्वेज है, लिटरेचर है, सब कुछ है, उसके बाद भी वो लोग प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते टीचर्स की कौन सा सब्जेक्ट आज लेना है। कुछ अधूरा छूट जाता है तो उनको हमेशा कैरी करना पड़ता है। इवन लॉकर्स प्रोवाइड किए हुए हैं स्कूल में, उसके बाद भी उनको बैग तो उनका मुझे लगता नहीं कम हो रहा है। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में बच्चों पर बढ़ता बस्ते का बोझ भी एक बड़ी समस्या है। कई संस्थाओं के सर्वे सामने आए कि भारी बस्तों की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक बस्ते के बोझ से बच्चों को शारीरिक दिक्कतें हो रही हैं। नन्ही उम्र में ही बच्चों को पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे अपने वजन का 35% बोझ बैग के रूप में रोजाना पीठ पर ढोते हैं, जबकि तय मानक के मुताबिक छात्र के बैग का वजन उसके वजन के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भारी बस्ते की वजह से हड्डियों और शरीर के विकास पर विपरीत असर पड़ता है। सर्वे के मुताबिक 10 साल से कम उम्र में 60% छात्र दर्द की समस्या से जूझते हुए मिले। और क्या बस्ता टांग के आते हैं, 10 किताबें और पूरा का पूरा वजन ला के आते हैं, इसलिए उसे पूरा परेशानी है। तो मेरा एक सजेस्ट है कि स्कूल में ही होमवर्क करवाया जाए, वहीं पे जो भी टीचर दिन भर बच्चों को कम से कम आराम तो मिले, और उनको भी ये मालूम पड़ेगा हमारा बच्चे हमारे यहाँ के कितने इंटेलिजेंस हो रहे हैं। यही कि एक्टिविटीज वगैरह वो दे देते हैं ना बहुत सी, तो वो हम लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। ये इसलिए मतलब ये वो वहीं करवा लें तो ठीक है। हम घर में इनके पीछे लगे रहें वो एक्टिविटीज के बारे में, ये तो ठीक नहीं लगता है। सवाल ये है कि क्या हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है या फिर उसमें बदलाव की जरूरत है, और अगर उसमें बदलाव की जरूरत है तो वो बदलाव किस तरह का हो जिसमें बच्चे पढ़े भी, आगे बढ़े भी, लेकिन उनका बचपन पढ़ाई के बोझ तले न दबे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो मुद्दा बहुत गंभीर है और इसीलिए एक बहुत ही गंभीर पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं बाल आयोग के भोपाल से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, भोपाल से सीधे जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इंदौर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत राजपाल जी आपका भी। डॉक्टर अजय चंद्राकर इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं, रायपुर से हमारे साथ लाइव हैं। और डॉक्टर मंजीत बल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, रायपुर से लाइव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। और सबसे पहले मैं बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी की तरफ रुख करना चाहता हूं। राघवेंद्र जी, चूंकि चिट्ठियां आपके पास बहुत पहुंची हैं और हमने उनमें से कुछ एक चिट्ठियों का मजमून अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की। बच्चे क्या चाहते हैं मोटे तौर पर, क्या प्रमुख समस्याएं गिनाते हैं आपको, जरा ये थोड़ा विस्तार से बताइए। इसके बाद हम कुछ विशेषज्ञों से इस पर राय लेंगे। पहला तो मैं कहूं कि बच्चों को हमने चिट्ठियां बच्चों की आई हैं, इसकी वजह हमने बच्चों के पास जाकर के और बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि आपकी किस तरह की समस्याएं होती हैं, ये आप आयोग के समक्ष जी। और ये चिट्ठियां बहुत ही सहज हैं। मैंने अभी भी बोला, मुझे ऐसा लगता है जैसे परिवार में चिट्ठी लिख रहे हो, परिवार में चर्चा कर रहे हो, ऐसा माहौल है। बच्चे लिखते हैं कि भैया मुझे स्कूल में इस तरह की दिक्कत आती है, या मैं सुबह जल्दी जगता हूं तो मुझे नींद आती है। ऐसी सहज बातचीत हो रही है। मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा प्रयास है और बच्चों को अपनी मन की बात कहने का जो अवसर मिल रहा है। मैंने जो अध्ययन किया और जो मुझे समझ में आया था इतने दिनों में कि बच्चे अपनी मन की बात परिवार में भी कहीं शेयर नहीं करते। आजकल यह एक बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। शेयर ना करने की वजह से वो अपने अंदर ही अंदर उसके बारे में घुटते हैं कहें, या एक बच्चों के अंदर एक अलग तरह का भाव पैदा होता है। तो जब से वो बच्चे बात शेयर करने लगे हैं, तो जैसे बच्चे बहुत हल्का महसूस कर रहे हों। जिन बच्चों के पत्र है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिलता हूं, मैं टेलीफोन पर भी बात करता हूं, और मैंने भी जवाब में पत्र लिखे हैं बच्चों को। जी भूपेंद्र जी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि बच्चे अगर किसी बात को लेकर कुछ कहें तो ये बिल्कुल माना जाना चाहिए कि वो अपने दिल की गहराइयों से उस बात को जो वो महसूस कर रहे हैं उसको लिख रहे हैं। क्या मौजूदा शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चल रही है इसी ढर्रे पर आगे भी चलती रहेगी, या फिर बच्चों के जो सुझाव आते हैं उन पर बैठकर हमें, आपको, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए? देखिए, पिछले 70 साल में, 7 दशकों में शिक्षा में बहुत तरह के प्रयास हुए हैं।
कई आयोग बैठे हैं, कई शिक्षाविदों ने कई बार जो है शिक्षा में सुझाव दिए हैं, नई शिक्षा नीति उसी के फलस्वरूप आई थी। तो ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होते रहे हैं चीजों में। आज ये जो समस्याएं सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। बस्ते को लेकर देश में जो है कम से कम पिछले 5-6 साल से बहस चल रही है और इस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय सरकारों को लेना चाहिए कि बच्चों के जो है बस्ते का बोझ कम किया जाए। वो जो है इसके लिए जो बीच में ये बात हुई थी कि लॉकर्स की सुविधा की, तो ये टीचर्स को और उस स्कूल को देखना चाहिए, प्रबंधन को, कि लॉकर्स का उपयोग बच्चे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। जो कॉमन किताबें हैं जो रोज उनको लानी है, जिसका सब्जेक्ट रोज होता है, वो कॉमन किताबें उन्हें ना लानी पड़े। और दूसरी चीज जो है, जो होमवर्क की जो पद्धति अभी चल रही है और जिस तरह से बच्चों को जो है ओवर कॉम्पिटिटिव बनाया जा रहा है, इस पर जो है लोगों को और इसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व करके इस पर कोई ना कोई बहस छेड़ी जानी चाहिए और रास्ता निकाला जाना चाहिए। और बच्चों को ओवर पॉजिटिव और ओवर कॉम्पिटिटिव बनाने के कारण इतने प्रतिस्पर्धात्मक हो गए हैं बच्चे कि आप उसके बचपन की जब उसे खेलने की स्थिति है तब भी आप उसको स्पर्धा की तरफ धकेल रहे हैं। और ये इसमें माँ बाप की भी जो, जिसको कहना चाहिए कि अति महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं और दुनिया में उन्हें ऐसा लगता है, समाज के अंदर एक इस तरह की दौड़ चल पड़ी है कि उनका बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए। जबकि ये जो ओवर पोजीशन है या ये जो एक तरह से अति प्रतिस्पर्धात्मकता है, इससे बच्चों का जो अपना नेचुरल सेल्फ है, उनका जो नैसर्गिक व्यक्तित्व है, वो प्रभावित हो रहा है। और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर अगर संज्ञान लिया जा रहा है तो ये अच्छी बात है। और इस पर जो है निर्णय, नीतिगत निर्णय होना चाहिए कि अगर एक बच्चे की समस्या हम सुलझा भी देंगे चिट्ठी आने से, तो उससे समूचे जो है स्कूल जगत की, शिक्षा जगत की समस्याएं नहीं सुलझती हैं। इसलिए इस पर कोई नीतिगत निर्णयों की पहल होना चाहिए और इस पर जो है सभी स्कूलों से, शिक्षाविदों से बातचीत होना चाहिए। और मैं समझता हूँ साइकेट्रिस्ट को जरूर इसमें, साइको एनालिस्ट को, काउंसलर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। वो बच्चों की गतिविधि, उनका जो बचपन है उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है और फिर उनकी जो है एक नैसर्गिक, उनकी जो है एक फ्लावरिंग जिसको कहते हैं, वो एनफ्लावरिंग उनकी हो सके, इसका प्रयास समाज को, शिक्षा जगत को और जो शिक्षाविदों को मिलकर करना चाहिए। अच्छा, राजपाल सिंह सिसोदिया जी, कुछ बच्चों ने कहा कि सुबह जल्दी जगते हैं, माता पिता जल्दी जगा देते हैं, स्कूल में दिन भर नींद आती है। कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि स्कूल का वक्त बहुत ज्यादा है, कुछ समय कम कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। ये ऐसे बच्चों को क्या देखा जाए? कुछ आलसी हैं, ऐसे बच्चों को इस रूप में देखा जाए, या फिर पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, ये वो बच्चे हैं, या फिर इन चीजों को एक समस्या के तौर पर भी देखा जाए कि क्या कम वक्त में कुछ और अच्छी पढ़ाई हो सकती है विद्यालयों में, या टाइमिंग्स को लेकर जिस तरह सवाल हैं उनमें कुछ किसी तरह का बदलाव किया जा सकता है? राम मोहन जी, वर्तमान युग जो है ये प्रतिस्पर्धा का युग है और मैं तो ऐसा कहूंगा कि अभी तो घनघोर प्रतिस्पर्धा का युग ये चल रहा है और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चों के माता पिता के ऊपर उसका प्रभाव हो रहा है। बच्चों के माता पिता बहुत अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं और इस वजह से अच्छे विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी तनख्वाह, अपनी आमदनी का अधिक से अधिक भाग जो है बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब वो प्रतिस्पर्धा का युग है और इतने विषय और इतना सारा ज्ञान की आवश्यकता है तो फिर वो समय स्कूलों का भी बढ़ने लगा, क्योंकि विषय जो है बढ़ते चले गए। जैसे अभी एक अभिभावक का इंटरव्यू आप बता रहे थे, तो इंग्लिश है तो फिर इंग्लिश के साथ में फिर लैंग्वेज का अलग है और तमाम सारी बातें 2-3-4 पीरियड उसके इंग्लिश से ही होने लगे। पहले की पढ़ाई में अगर हम देखेंगे, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय अंग्रेजी का एक प्रश्न पत्र होता था और अंग्रेजी की एक किताब होती थी। आज अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश की 4 किताब हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब विषय पढ़ने का काम हुआ, पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा का जब ये युग आया तो निश्चित मान के चलिए कि फिर समय भी ज्यादा विद्यालय में बच्चों को देना पड़ेगा। तो रहा सवाल जहाँ तक कि बच्चों को जल्दी सवेरे उठाना और ये वो सब सारी बातें जो है, तब जब वो दूर विद्यालय है, दूर शहरों का फैलान हो गया है, शहर से बाहर विद्यालय है, घंटा भर उनको वहां पहुंचने में लग रहा है, तो निश्चित है कि 1 घंटे भर पहले घर से निकलना पड़ेगा। और इस तरीके से सारा जो है बच्चों को बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बच्चे पा रहे हैं।
ठीक। ऐसे में जो बाल संरक्षण आयोग के द्वारा ये जो पहल की गई है, इसके लिए मैं राम मोहन जी, मैं जो है राघवेंद्र जी को भी इसके लिए बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी पहल की। चंद्राकर जी, बच्चे अपना दुख दर्द कहीं साझा कर पा रहे हैं, अपनी पीड़ा कहीं बता पा रहे हैं जी। यही मैं समझना चाहता हूँ किस तरह के बदलाव जरूरी है या किन से बच्चों को फायदा मिल सकता है, जो ये बेसिक दिक्कतें हैं ये दूर की जा सकती हैं। जी तो भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी, उन्होंने जो ये कहा था इसमें शर्मा जी, जो भी शिक्षा के लिए आयोग बनाया गया, हाँ जी, शिक्षा में के नीति के ऊपर परिवर्तन करने के लिए, वे लोग यहां पर दूसरे कंट्रियों में क्या हो रहा है पाठ्यक्रम एक नवजात शिशु के रूप में हमारे देश में ले आए, और पाठ्यक्रम बनाने वाली जो अध्ययन मंडल है, कमेटी है, चाहे वो निजी शिक्षा का हो या सरकारी शिक्षा का, वो इसमें वृद्धि करते गए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता हो सकती है। बच्चों का जो बचपन है, इसमें सिर्फ फिजिकल बात नहीं है शर्मा जी, इसमें बच्चों का एक्सटर्नल बॉडी भी प्रभावित हो रहा है और मानसिक शरीर भी प्रभावित हो रहा है। यहां पर व्यायाम की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ बच्चा स्कूल में आता है कोरे कागज के समान, और वहां से इतने सारे विषयों को पढ़ करके एक गुदा हुआ कागज हो जाता है। हम प्रतिस्पर्धा की बात भले करें, कोरे कागज का मार्केट में ज्यादा मूल्य है, गुदे हुए कागज को अगर हम मार्केट में ले जाते हैं तो रद्दी के भाव में जा रहा है। तो मूल प्रश्न यह है कि पाठ्यक्रम बनाने वाली जो कमेटी है, उसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम तय करना चाहिए, न कि किसी स्कूल का या फिर पर्टिकुलर कह सकते हैं निजी शिक्षा या सरकारी शिक्षा में या अलग अलग स्टेट में जी एक ही एकीकृत पाठ्यक्रम कर देंगे लोग जी, तो बच्चों का बचपन खिलखिलाते हुए हम सब देख सकते हैं। इस अंधी दौड़ में, या ये कहिए जिसको हम कहते हैं कि आप रेस में बने रहें, इसके लिए अभिभावक आज कितने मजबूर हैं कि आप इसी ढर्रे पर चलते रहें जिस ढर्रे पर अभी चल रहे हैं। बच्चों को सुबह स्कूल भेजें, वो 1-2 बजे के बाद वापस आएंगे, इसी तरह से जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनका होमवर्क फिर घर पे कराइए। इस सेट पैटर्न में काम करने के लिए कितने मजबूर हैं आजकल अभिभावक? जी, जैसा कि सिसोदिया जी बोल रहे थे कि प्रतिस्पर्धा का युग है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम जानते ही नहीं है कि प्रतिस्पर्धा है भी या नहीं है। हमने सही आकलन ही नहीं किया है कि नौकरियों में किस प्रकार की पढ़ाई की जरूरत है, कॉलेज में जाने के लिए किस प्रकार की पढ़ाई की जरूरत है। अभिभावक एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं बिना जाने, और स्कूल उस होड़ में है कि हम सबसे अच्छे स्कूल में डालेंगे तो बच्चा अच्छा आदमी बन जाएगा। बच्चा खुश है कि नहीं, ये इसका आकलन कहीं नहीं किया गया है। पूरी भागदौड़, पूरी नौकरी की तलाश, सब कुछ एक खुशी पाने के लिए, और उस खुशी कहीं पे बचपन से ही गायब हो गया और एक बोझ के तले वो निराश हो रहा है। और आज का युवा वर्ग के आत्महत्याओं के केस किसी से छुपा नहीं है, इतने अधिक संख्या बढ़ रही है। तो वास्तव में अभिभावक ही इस कदम को उठा सकते हैं। कोई अभिभावक ये नहीं बोलता स्कूल में जाके कि मेरे बच्चे के पढ़ने का टाइम कम किया जाए, उसके बजाय वो वापस जैसी बच्चा लौटता है उसको ट्यूशन क्लास भेज दिया जाता है। आज भी सरकारी स्कूलों के बच्चे ज्यादा खुश हैं प्राइवेट स्कूलों की तुलना में, फिर भी सारे माँ बाप हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, और उस प्राइवेट स्कूल में वो तो बिजनेस करना शुरू कर चुके हैं। उस बिजनेस को बढ़ावा देने में पेरेंट्स जिम्मेदार होते जा रहे हैं, और कहीं न कहीं सरकारें आंखें मूंद के बैठी हैं। चर्चाएं बहुत हो रही हैं, ये चिट्ठियां भी बहुत आई हैं, लेकिन इन चिट्ठियों के आगे, इन चर्चाओं के बाद क्या माहौल बदलने में हमारा क्या प्रयास होगा? क्या अभिभावकों को, मुझे लगता है काउंसलर और साइकियाट्रिस्ट की जरूरत बच्चों को नहीं है जी, इनकी जरूरत अभिभावकों को है, और इनको बार बार चर्चा कराने की जरूरत है। इनको बार बार चर्चा कराने की जरूरत है। एक और बड़ी जो बात निकलकर सामने आई, कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि उनके स्कूल जो है बेहाल पड़े हुए हैं। मैं भूपेंद्र जी आपसे एक इस पे टिप्पणी लेना चाहता हूं पहले, कि जो कह रहे हैं डॉक्टर मंजीत बल की ज्यादा जरूरत बच्चों की काउंसलिंग की बजाय अभिभावकों की काउंसलिंग की है, कि वो इस चीज को समझें
कि बच्चे से कितना होमवर्क कराना है, कितने उसको ट्यूशन दिलाने हैं, क्या उसके साथ करना है और कैसा उसको घर पे पढ़ाना है? ये भी एक पक्ष है और ये पक्ष भी सही है, इससे मैं असहमत नहीं हूँ। इसका कारण ये, मैं अभी आप अपने पैकेज में जिनका इंटरव्यू दिखा रहे थे, वो आंटी खुद ही कह रही हैं कि हमारे बच्चों के लिए जो क्रिएटिव एक्टिविटी दी जाती है उसे घर पे क्यों करवाते हैं। जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं भी सरकारी म्युनिसिपैलिटी के स्कूल से पढ़ के निकला हूँ, फिर बाद में मैंने इंजीनियरिंग की देश के बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से, मैनेट से। तो मुझे कहीं पर वो जो एक भावना, कभी वो सीन भावना का मैं शिकार नहीं हो पाया। लेकिन आज बच्चा है, जब माँ बाप ये फील कर रहे हैं कि वो उसकी जो क्रिएटिव एक्टिविटीज है उसमें वो भागीदार नहीं बन सकते हैं, तो ये हैरानी होती है। मैं देखता था कि मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इसके बावजूद जो है कहीं आम बनाना पड़ता था तो वो चाक मिट्टी घुलवा के और जो है उसका जो है आम बनवाती थी, उसको कलर कैसे करना है या केले बनाते, ऐसी एक्टिविटीज करके स्कूल लोग बच्चे ले जाते थे, उस पर मार्क्स मिलते थे और बच्चा जो है वहां से प्राउड होकर घर आता था। अगर उसको अच्छे नंबर मिल जाते थे तो वो अपनी माँ से कहता था कि आपने बहुत अच्छे नंबर, हमें बहुत बढ़िया बनवाया, मम्मी सब कह रहे थे बहुत अच्छा बनाया। तो ये जो चीज है, ये जो क्रिएटिव पार्टिसिपेशन है अपने बच्चे के साथ, ये हर माँ बाप को तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं करेंगे तो एक एलिनेशन हो जाएगा। पेरेंटहुड और जो चाइल्डहुड है उसके बीच में भी जो दूरियां बढ़ रही हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है, जो माँ बाप 12 बजे रात तक अगर जो है छोटे छोटे बच्चे हैं और 12 बजे रात तक सीरियल देख रहे हैं, तो उनके बच्चों को तो सुबह नींद जल्दी उठने में दिक्कत होनी ही होनी है। तो ये माँ बाप को सोचना पड़ेगा। तो वो ठीक कह रही है कि माँ बाप की भी काउंसलिंग की जरूरत है। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। दृष्टिकोण से पहले माता पिता काफी फ्री भी हुआ करते थे, उनके पास काफी वक्त भी हुआ करता था। अब पता चल रहा है कि माता जी भी नौकरी पर जा रही हैं, पिताजी भी नौकरी पर जा रहा है, बच्चा जब आ रहा है तो वो किसके पास रहे, ये भी एक अपने आप में कई परिवारों के बीच समस्या है। तो ऐसी समस्या के बीच बच्चे क्या करें, ये समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। है पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश, सुंदर ओजपूर्ण व कोमल त्वचा के लिए प्रकृति का वरदान। पॉलीकैब कनेक्शन जिंदगी का, लक्स कोजी इनरवेयर, सुनो तो अपने दिल की। मिसाइल ही मांगो, मिसाइल ही दागो, असली मिसाइल की पहचान 2 तलवारों का निशान। और फोर्स का बलवान, पूरा दम वसूल, हर काम लगे कम जब मिले पूरा दम। क्या आप बेरोजगार हैं? क्या आप अपनी कम सैलरी वाली नौकरी से परेशान हैं? क्या आप समाज में एक नई पहचान बनाना चाहते हैं? तो पेश है भारत में पहली बार 200 सफल उद्योगों की गाइड, जिसकी मदद से आप हर महीने कमा सकते हैं 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। 1800 पेजेस की हिंदी इंग्लिश प्रिंटेड इस गाइड में आपको मिलेंगे 200 सफल उद्योगों की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि व्यवसाय कैसे शुरू किया जाए, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने वर्कर लगेंगे, प्लॉट एरिया, मशीनरी, बिजली, फर्नीचर, फाइनेंस करने वाली बैंक सब्सिडी, ट्रेडमार्क, लाइसेंस बनवाना, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की संपूर्ण जानकारी मिलती है। इस गाइड में आप पा सकते हैं 100 छोटे घरेलू उद्योगों की जानकारी, जिसे आप अपने परिवार के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, साबुन उद्योग, मेहंदी बनाना, प्रिंटिंग प्रेस आदि। और इसके साथ साथ मिनरल वाटर, सोडा वाटर, प्लास्टिक उद्योग, राइस मिल, ईंट उद्योग जैसे 100 बड़े उद्योगों की कंप्लीट जानकारी दी गई। तो दोस्तों, आज ही इस बेहतरीन किताब को मंगवाइए और अपने व्यापार की शुरुआत कर हर महीने कमाइए 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। अपने सपनों को हकीकत में बदलने वाली इस किताब की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए। दोस्तों, इस बेहतरीन सफल उद्योगों की गाइड के साथ आपको दी जा रही है 850 रुपए मूल्य वाली ये रॉ मटेरियल बुक एकदम मुफ्त, जिसमें इंडिया के सभी राज्यों के 7,000 थोक व्यापारियों की संपूर्ण जानकारी दी गई है, जैसे कि कच्चा माल कहां से खरीदना है, बना हुआ माल कहां पर बेचना है, उद्योगों में लगने वाली मशीनरी, व्यवसाय में लगने वाला सामान कहां मिलता है, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर,
लैंडलाइन नंबर, वेबसाइट आदि की जानकारी इसमें मिलती है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो आज ही मंगवाइए इस बुक को। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर तुरंत कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। व्हाट्सएप और SMS के जरिए भी आप ये बुक मंगा सकते हैं। साथ ही www.200startupindia.in पर जाकर आप ऑनलाइन भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने पर आपको 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो फिर देर किस बात की, अब ऑर्डर कीजिए आपकी किस्मत बदलने वाली इस किताब को। कुरियर या पोस्ट द्वारा 5 से 7 दिनों में आपके द्वारा बताए गए एड्रेस पर ये बुक भिजवा दी जाएगी। आपको केवल 999 रुपए देना है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। आपकी किस्मत बदल देने वाली इस गाइड के आगे 999 रुपए कोई मायने नहीं रखते। तो दोस्तों अभी फोन उठाइए, तुरंत ऑर्डर कीजिए। 200 सफल उद्योगों की ये गाइड। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर तुरंत कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, एंडोफिल का अवतार। हर कदम में कॉन्फिडेंस, अमूल फ्लोरियो लेगिंग। ये किस लिए? मत पूछ, बताना। बोला ना मत पूछ। कमान यार, बताना किस लिए? New Intex Aqua Strong 5.1 with 5-inch screen, Gorilla Glass, 1GB RAM, 4G Volte enable for just 4999. लग गई ना? नया Intex Aqua Strong 5.1. Intex. Baby, don't wake me. It's on, my friend. Take my bike. माचो, बड़े आराम से। 1920 लंदन, कल रात 9 बजे सिनेमा पर। जब बात हो कम कीमत में ज्यादा धुलाई की, तो मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ विदिशा डिटर्जेंट पर। तो आप भी लाइए विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। विदिशा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हमने इस मुद्दे के एक पहलू पर चर्चा की, दूसरा पहलू जरा अब समझिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की हालत भी बहुत खस्ता है। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक और बच्चे कई जगह तो अपनी जान जोखिम में डालकर भविष्य संवारने में लगे हैं। बैसाखियों के सहारे टिके स्कूल ने बारिश से अपनी जान बचाने के लिए रेनकोट ओढ़ लिया है। सरकार और प्रशासन को बच्चों की जान और भविष्य की शायद कोई फिक्र नहीं है और बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर जिस तरह से लगा है, ये देखकर लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ हल्ला भी बोल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में बच्चों की जान सांसत में पड़ी है। नौनिहालों का भविष्य दांव पर लगा है। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक अपनी जान दांव पर लगाकर स्कूल आ रहे हैं। सब बढ़ें का सपना साकार करने का भरोसा देने वाली सरकार की साख पर सवाल उठने लगे। बच्चों का भविष्य दांव पर लगा देखकर जनता ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। विश्वास नहीं हो रहा है तो जशपुर के सरकारी स्कूल की जर्जर हालत देख लीजिए। स्कूल ने बच्चों का भविष्य संवारने के बदले अपनी जान बचाने के लिए प्लास्टिक का रेनकोट ओढ़ लिया। अब जरा जशपुर के सरकारी स्कूल की दीवारों पर लिखी इस इबारत को जरा गौर से देख लीजिए। सामान्य जानकारियां लिखी हैं। हमारा राज्य छत्तीसगढ़, राज्य की राजधानी रायपुर, राज्य के मुख्यमंत्री का पता नहीं और सूबे के शिक्षा मंत्री का नाम स्कूल की दीवारों से लापता है।
सरकारी स्कूलों में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने आ रहे हैं। नौनिहालों का भविष्य दांव पर लगा है। सरकार और प्रशासन को स्कूल और बच्चों के भविष्य की कोई फिक्र नहीं है। स्कूल की बदहाली जानने के लिए बैंड बाजे के साथ महारानी आई है। उसके शासन की जितनी मदद हो सकेगी उस स्कूल को दिलाएंगे, और उस स्कूल की हालत बहुत ही खराब है, और ये बहुत ही खराब स्थिति है कि हमारे देश में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम लोग शिक्षा को इतना महत्व दे रहे हैं, तो यहाँ पर जब मतलब बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे तो हमारे देश का आगे फ्यूचर क्या होगा। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर स्कूली भवन जर्जर हो गए, तो कई ऐसे गांव हैं जिन्हें स्कूली भवन तक नसीब नहीं है। अपना भविष्य संवारने के लिए बच्चे जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करके स्कूल जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे सरकारी स्कूल चल रहे हैं। स्कूल को बारिश के पानी से बचाने के लिए तिरपाल से ढक दिया गया। स्कूल की जर्जर दीवारें और छत बच्चों के ऊपर गिर न जाएं, खुद बांस बल्लियों के सहारे खड़ी। डर के मारे शिक्षक पहली से लेकर 5वीं तक को बच्चों को एक ही साथ बरामदे में पढ़ाते हैं। गुरुजी बच्चों का भविष्य सुधारने के बदले सरकार और प्रशासन से जान बचाने की गुहार लगाते फिर रहे हैं। कैसा लगता है? डर। क्यों डर लगता है? जाने से दिखता है, डर लगता है। बैठने लायक प्लास्टिक कर दिए तो बैठने लायक है, यानी कि ये अंदर तो नहीं बैठाते हैं, बाहर बैठाते हैं। बहुत अच्छी स्कूल है, जर्जर है, तो उसका मैं अपना लगता हूँ कलेक्टर महोदय के पास जाके लगता हूँ कि यहाँ जाके जर्जर है, और रायपुर में जाके अपनी जो मीटिंग होती है तो उनको मैं वहाँ भी मैं देखता हूँ। अब जरा डिंडोरी से आई दूसरी तस्वीर को भी देख लीजिए। हजारों लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ भाषणबाजी बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो का नारा लगा रहे हैं। डिंडोरी के खामा गांव में स्कूल नहीं है। लोग सरकार से सालों से स्कूल बनवाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। खामा गांव के लोगों को उम्मीद थी कि मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जब गांव में आएंगे तो स्कूल बनवाने की मांग करेंगे। पूरा गांव मंत्री जी के स्वागत करने की तैयारियों में जुटा था, लेकिन गांव वालों की मंशा भांपकर मंत्री जी का काफिला गांव में रुके बिना ही निकल गया। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिले के पुलिस अधीक्षक और एसडीएम को बंधक बना लिया। मौके पर भारी पुलिस बल बुलाने और अधिकारियों के स्कूल बनवाने के आश्वासन देने पर गांव वाले माने। माननीय मंत्री जी को कार्यक्रम था, किन्हीं कारणों से उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया, तो काफी लोग असंतुष्ट हैं। पब्लिक उनकी जो मांग है स्कूल के बारे में, उस मांग के लिए उनकी जो आशा थी उस संबंध में जो है एकत्रित है। एक्चुअली उनकी मांग ये थी कि यहाँ स्कूल खोला जाए, यूनियन हो जाए, उसका हाई स्कूल है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि यहाँ अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल का प्रस्ताव होने के राज्य शासन को भेजेंगे। ऐसे हालात में बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा? सरकार और प्रशासन से लेकर नौनिहालों के माँ बाप तक को पता नहीं है। हमारे बच्चन की कितना परेशान जा रही है, बच्चों की बहुत परेशान है। मैया जी का बाल सरकार बस सब पढ़ें सब बढ़े का नारा लगाने में जुटी है और बच्चों का भविष्य दांव पर लगा देखकर लोग सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। डिंडोरी से संदीप मिश्रा और जशपुर से संजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्थितियां बहुत साफ हैं। प्राइवेट स्कूलों में दिक्कत यह है कि वहां पर अलग अलग तरह की पढ़ाई, अलग अलग तरह का कोर्स बच्चों का बस्ता है भी, और दूसरी जगह सरकारी स्कूलों के हालात ये हैं कि वहां पर स्कूल इतने बदहाल हैं कि बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। सिसोदिया साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये दोहरी स्थिति है और दोनों जगह पर अपनी अपनी जगह पर बच्चों का डर जायज भी है कि वो स्कूल जाएं तो क्या सोचकर जाएं। कई जगह पर एक फन का माहौल भी होता है कि स्कूल जाएंगे तो कुछ हंसी खुशी, कुछ पढ़ने को अच्छा मिलेगा, कुछ एक नया चस्का होगा बच्चों के लिए। लेकिन सरकारी विद्यालयों में ये दिक्कत दूसरी भी है कि अगर वहां पर आप जा रहे हैं
तो कितनी पढ़ाई होगी ये तो सोचना पड़ता है कि पढ़ाई होगी भी कि नहीं होगी। और दूसरा, वहां का माहौल क्या वाकई इतना अच्छा होता है कि बच्चे जाकर कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। निश्चित ही शासकीय विद्यालयों में, प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में पढ़ाई का स्तर विगत दिनों में सकारात्मक सुधार हुआ है। हम मध्य प्रदेश की पूरे बात करें तो लगभग 43,000 विद्यालय शाला विहीन थे, जिन्हें की शाला भवन विहीन थे, जिन्हें भवन बनाने का काम पिछली सरकार में हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की और आवश्यकता है और गुंजाइश है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। बहुत बड़ा एक अंतर था, प्राथमिक शालाओं के भवन नहीं थे, प्राथमिक शाला नहीं थे, माध्यमिक शाला नहीं थे। उस अंतर को पाटने का काम पिछले दिनों में सरकार ने किया है। उस अंतर को पाटते हुए हम काफी सकारात्मक सुधार की ओर पहुंचे हैं। परंतु मैं आज इस चर्चा में बाल संरक्षण आयोग को इस बात के लिए साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो मन की बात के माध्यम से बच्चों से अपनी बात करना शुरू किया है, उससे बच्चों के मन में जो चल रहा है वह बाल आयोग तक आने की स्थिति बनेगी। और बाल आयोग से मैं ये भी निवेदन करता हूं कि उस बात को लिपिबद्ध करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो है वह ये कहते हैं कि जो नीतियां हैं, जो नियम है, वह नीतियां और वो नियम सरकार के द्वारा जनता की सुविधा के लिए है, छात्रों की सुविधा के लिए शिक्षा की नीति है। अगर उससे कुछ उन्हें असुविधा हो रही है तो उसे तत्काल वो जनभावना के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करते हैं, पहले भी किया है और आगे भी गुंजाइश है। तो ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दोनों स्थानों पर दोनों जगह के मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे से शिक्षा क्षेत्र को, शिक्षा जगत को और सकारात्मक सुधार की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। आपने जो स्थान बताए हैं, जहाँ की आप ये बताए बता सकते हैं कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे और खासतौर से अगर प्राथमिक विद्यालयों में या जूनियर हाई स्कूल में आपने ये पहल शुरू की हो, तो वहां के बच्चे क्या सोचते हैं स्कूल के बारे में? आपसे पूछेंगे। राघवेंद्र जी, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं? जी, मैंने आपसे पूछा। राम मोहन जी? जी जी जी। मैं आपको बताऊं राम मोहन जी, 68% बच्चे 68% बच्चे आज भी सरकारी स्कूल में ही जाते हैं। और जिस तरह से राज्यपाल जी ने भी बताया, 98% स्कूलों में नॉर्म्स के अनुसार हमारे यहाँ भवन है मध्य प्रदेश के अंदर। एक बड़ी सकारात्मक पहल है। और अभी एक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम किया था जिसमें 17,500 बच्चे ऐसे थे जो 10th और 12th में 85% से ऊपर आए थे। ऐसे बच्चों को यहाँ बुला करके उनका एक सम्मान भी किया था और एक कार्यक्रम किया था। दूसरा मेरा ये कहना है कि मैं मंजीत जी की बात को, चूंकि पहले उन्होंने चर्चा की थी, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। मैंने पिछले 6 महीने के अंदर में 20,000 बच्चों से बात की है। और मेरा मानना यह था कि बच्चों के बारे में नीति बनाते हैं तो कुछ लोग बैठ करके बनाते हैं। मुझे इससे समझ में आया कि बच्चों के बारे में नीति बनाना है तो बच्चों से पूछना पड़ेगा आखिर वास्तविक कठिनाइयां क्या हैं। तो यह जो पहल है ये बच्चों से पूछने की पहल है और मुझे लगता है कि वास्तविक कठिनाई वहां से पता चलती है। और जब हम सब जगह से हमारे पास जो समस्याएं आएंगी उनको हमें कैटेगराइज करेंगे और उसके आधार पर हम तय करेंगे कि समस्या क्या है और एक पॉलिसी लेवल पर उसमें हम बदलाव लाएंगे। इसके लिए हमने यह पहल की है। जी, मैं जरा ये जानना चाह रहा था कि अगर आप बता सकें कि सरकारी विद्यालय के जो बच्चे हैं उनसे आपने संवाद किया हो, उन्हें क्या कठिनाइयां आती हैं? मुझे लगता है सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में थोड़ी सी कठिनाइयों का अंतर है। मंजीत जी की बात को फिर से मैं कोट करूंगा, जिसे उन्होंने बोला कि प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत होता है और वो प्रेशर होता है अभिभावकों का सबसे ज्यादा। मुझे लगता है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि पहली काउंसलिंग अभिभावकों की आवश्यक है। अगर मैं इसको 3 तरह से देखूं कि एक अभिभावक है, दूसरा विद्यालय है, तीसरा बच्चा है, तो सबसे पहले अभिभावकों की काउंसलिंग हो, विद्यालयों की हो, तीसरे नंबर पर बच्चे की आवश्यकता है। जी डॉक्टर मंजीत, प्राइवेट स्कूलों में हम देखते हैं कि पढ़ाई का थोड़ा सा माहौल की कोई बात है। जी डॉक्टर मंजीत बल जी, मैं ये अब वो बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि
जो माहौल सभी का जगह अंतर पर है हमने अभी दोनों संस्थानों में, चाहे वो हम प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों की जब तुलना करते हैं, तो एक अगर आपके विद्यालय में एक ही टीचर है या 2 अध्यापक हैं जो आपको सभी विषय पढ़ाते हैं, तो वहां पर जाने में बच्चे की रुचि कितनी घट जाती है, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, जब कोई बच्चे का अगर निर्णय पूछा जाए कि वो किस स्कूल में जाएगा, तो उसका ये आकलन कभी नहीं होगा कि वहाँ कितने टीचर हैं और कितनी पढ़ाई होती है। नहीं, जैसे 6 महीने वो चला गया, 6 महीने के बाद तो कुछ विचार बना सकता है अपने। हाँ, तो भी विचार अगर बनेगा तो उसके लिए ये ज्यादा बेहतर होगा कि जहाँ कम होमवर्क मिलता हो, जहाँ तो उसे खेलने कूदने की छूट मिलती हो। सबसे बड़ी बात है प्राइवेट स्कूलों में अभी गली मोहल्लों में प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। ये भी एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा भाग है। कैसे इनको परमिशन मिलती है जहाँ ग्राउंड ही नहीं है, खेलकूद ही नहीं है, और बच्चा सबसे ज्यादा खुश होगा खेलकूद से। बच्चे को पढ़ाई और खेलकूद की बात जहाँ होगी, बच्चा वहाँ खुश होगा। सरकारी स्कूलों में आज भी कंपलसरी है कि अगर एक स्कूल खुलता है तो वहाँ ग्राउंड होना चाहिए। वहाँ भी भ्रष्टाचार के कारण भवन कमजोर है। जहाँ पे व्हाइट बोर्ड खरीदने चाहिए या ग्रीन बोर्ड, उसकी जगह में ब्लैक बोर्ड खरीदे जा रहे हैं। यहाँ तक छत्तीसगढ़ में स्थिति बनी है। लेकिन माहौल की बात करें तो बच्चा सिर्फ स्टेटस सिंबल चूंकि माँ बाप ने बना दिया कि अंग्रेजी माध्यम में जाओगे तो ये अच्छा होगा, तो बच्चा भी उन सपनों में जीने लगता है, वो अंग्रेजी माध्यम में जाने लगता है। तो बच्चे का निर्णय तो खेलकूद एक्टिविटी पे आधारित होगी, ना कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के आधारित होगी। जी, डॉक्टर चंद्राकर, आप इस पे कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल शर्मा जी, एक आकर्षण पैदा हो गया है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और अंग्रेजी मीडियम का हो गया तो गार्जियन उसके पीछे अपना सभी कंसंट्रेशन लगा देते हैं। लेकिन अंग्रेजी मीडियम में भी और सरकारी स्कूलों की भी बात करें तो मूल समस्या है हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच। जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल जिनका कल्टीवेटेड, जिसे हम काफी रिपोर्टेड कॉलेज या स्कूल कह रहे हैं, वहां टीचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, यह कोई गारंटी नहीं है। वहां पर किस समय कम राशि में टीचरों को भी रखा जा रहा है, यह बात भी आ रही। लेकिन एक बार जो धारणा बन जाती है, उस धारणा को सब क्राउड इतना है, भीड़ इतना है, गार्जियन की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक है कि उसी को फॉलो करना प्रारंभ कर देते हैं। सरकारी स्कूलों में अधोसंरचना के निर्माण में अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर कुछ समय पहले ही बिजली पहुंची है, वहां फर्नीचर जिस ढंग से होना चाहिए, कब वो वाईफाई के पोजीशन में आएंगे, कब कंप्यूटर आएगी, फिर कैसे ये प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कॉम्पीट करेंगे, ये सब मूल प्रश्न है। इसके लिए ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को, सरकार के साथ ही साथ नौकरशाही को अकाउंटेबिलिटी लेनी बहुत जरूरी है। ठीक, अब भूपेंद्र जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो 2-4 मोटी बातें निकलकर सामने आई हैं कि सरकारी विद्यालयों में जब बच्चा पढ़ने जाता है, लेकिन अगर आप उसके मोहल्ले में उतर कर देखिए, वहां जाकर सोचिए कि एक बच्चा प्राइवेट विद्यालय में जाता है, उसका दूसरा साथी दूसरे घर में रहता है, वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, और वहां पर जब दोनों कभी उन्हें मौका मिले, वैसे तो कम मौका मिलता होगा आजकल, इतनी पढ़ाई का बोझ हो गया है, लेकिन कभी मोहल्ले में जब वो साथ खेलें तो उस वक्त क्या वो आपस में इस बात की चर्चा नहीं करते होंगे कि आपके विद्यालय में क्या सुविधाएं नहीं है, हमारे विद्यालय में किस तरीके की दिक्कतें हैं? वहां से भी कुछ सोच निकलती है कि आपस में जब चर्चा बच्चों की होती होगी तो? निश्चित रूप से निकलती है। मैं आपसे कहूं कि ये आप अपने घर में एक HD स्क्रीन टीवी ले आइए और पड़ोसी के घर में कलर टीवी हो लेकिन HD नहीं हो, तो भी बच्चे आपसे आकर कहेंगे कि पापा अपना टीवी अब बदल दो। ये तो ये जो परस्पर प्रतिस्पर्धात्मकता है, ये बहुत ही कठिन सवाल है। लेकिन दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आपने जो अभी हाल दिखाया, ये 12 साल के स्वर्ण मध्य प्रदेश का आपने हाल दिखाया है। हमने शिक्षा की इतनी उपेक्षा की है, वो इनकी प्राथमिकता की श्रेणी में नहीं है। मध्य प्रदेश में आज की तारीख में 28,000 विद्यालय हैं बच्चियों के, जिनमें शौचालय नहीं है सेपरेट,
और सुप्रीम कोर्ट बार बार मध्य प्रदेश की सरकार को चेतावनी दे रहा है, इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में उसका निर्माण नहीं हो सका है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है मिशन उठा रखा है कि वो पूरे देश में स्वच्छता को ला देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री जी समझा नहीं पा रहे हैं। ये परिस्थितियां जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल जो लैकिंग है, इस इंफ्रास्ट्रक्चरल लैक को जब तक हम इस गैप के लिए तैयार नहीं होंगे खत्म करने के लिए, तब तक जो है हम अब इनको आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करवा सकते हैं। और इसका मूल कारण ये है, इन्होंने इंगित किया हमारे मित्र चंद्राकर जी ने नौकरशाही की तरफ। इसको आप बहुत गहरे और बारीकी में देखेंगे तो देश के अंदर दो धाराएं लगातार चल रही हैं और ये नीतियों में उनको रिफ्लेक्शन उनका होने लग गया है कि जब साहब का बच्चा जो है अफसर बनेगा तो उसको भी एक जो है पढ़ा लिखा नौकर चाहिए जो उसकी भाषा समझ सकेगा। तो ये जो दो विद्यालय हैं, ये दो एक सिग्निफिकेंट दो पिलर खड़े हो रहे हैं। एक साहब का बच्चा साहब पैदा कर रही है, दूसरी व्यवस्था जो है उसकी सर्विस इंडस्ट्री पैदा कर रही है। और इसको तोड़ना, इसका अतिक्रमण करना और इसको समाप्त करना तत्काल जरूरी है। ये सामाजिक विन्यास को भी नष्ट करने का प्रयास है जो धीरे धीरे अब सतह पर आ रहा है। ये जो नारे ऐसे ही नहीं लग रहे हैं, ये परम ये जो नारे लग रहे हैं इसीलिए लग रहे हैं कि जनता अब इसका अतिक्रमण करना चाहती है, इसको तोड़ना चाहती है। इससे वो जो इसमें उसको लगता है कि उसकी जो है सांसें रुक रही हैं, उसको ब्रीदिंग स्पेस नहीं बचा है। और ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन जब तक सोसाइटी को एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं देंगे, उसको आजादी का फील नहीं कराएंगे, उसको अपनी निर्णय क्षमता को परिष्कृत होने का अवसर नहीं देंगे, तब तक ये जो अराजकता है और तेजी से बढ़ने वाली है। ये अकेली मार्केट इकोनॉमी से खड़ी नहीं बच नहीं सकती है। और इसको मार्केट इकोनॉमी में हम अपने बच्चों को धकेल के जो है सर्वाइव भी नहीं करा सकते हैं। इन्हें कल गुलाम बनाने की व्यवस्था जो है, इसको तोड़ने की सभी लोगों को मिलकर जरूरत है। इसमें शिक्षाविदों को भी आगे आना चाहिए, इसमें साइंटिस्टों को भी आगे आना चाहिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस विषय पर भी मेहमानों से थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि वो क्या ऐसा किया जाए कि बच्चों की कुछ और रुचि विद्यालयों के प्रति बढ़े, उन्हें वहां का माहौल बोरिंग कम से कम ना लगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। प्रायोजक हैं ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा, एंड्यूरामास, द मोर पावरफुल TUV 3.0, इंटेक्स वॉशिंग मशीन, धुलाई समझदारी से, और CB शाइन SP, ये तो स्पेशल है यार। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। बाकी सब तो ठीक है, तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है तो बताओ। स्पेशल हाँ है ना, ग्रेट लुक्स, डिजिटल मीटर, 5 स्पीड अलॉयज विद कॉम्बी ब्रेक्स एंड 5 स्पीड ट्रांसमिशन। आप है स्पेशल क्योंकि आपकी बाइक है स्पेशल। So how was your interview? स्पेशल Honda CB Shine 125 SP, ये तो स्पेशल है यार। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, एंडोफिल का अवतार। ये किस लिए? मत पूछ, बताना। बोला ना मत पूछ। कमान यार, बताना किस लिए? New Intex Aqua Strong 5.1 with 5-inch screen, Gorilla Glass, 1 GB RAM, 4G Volte enable for just 4,999. लग गई ना? नया Intex Aqua Strong 5.1 Intex। बड़े आराम से। विराट, ये टारगेट तो बहुत दूर है। उसी में मजा है। 95 kmpl माइलेज के साथ TVS Sport, अब कोई टारगेट दूर नहीं। TVS Sport, माइलेज का बाप। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। टेलीविजन पर पहली बार।
7 दिन 7 महीने। आधा जादू है ये। एक ही इंसान है जो क्वार्टर की जान बचा सकता है। 1920 लंदन, कल रात 9 बजे जी सिनेमा पर। अरे गिरीश बाबू, इतना सारा सामान और इतनी जल्दी? अरे सेठ जी, जब 100 सीसी का इंजन हो, 67 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज और चौड़े प्लेटफॉर्म की सुविधा भी हो, तो कोई बार बार चक्कर क्यों लगाए? अब अपनी तो निकल पड़ी। पेश है दमदार पावर वाली नई टीवीएस XL100। अमूल इनरवेयर, जियो दिनक दिन धा। पतंजलि आटा नूडल्स, इसमें है असली आटा फाइबर, राइस ब्रान ऑयल और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। अब पतंजलि आटा नूडल्स चटपटा और क्लासिक सिर्फ 10 रुपए में। टेलीविजन पर पहली बार। अब 7 दिन 7 महीने। आधा जादू है ये। एक ही इंसान है जो क्वार्टर की जान बचा सकता है। 1920 लंदन, कल रात 9 बजे जी सिनेमा पर। देखिए बात, स्वागत है आपका और हम सीधे चलते हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी के पास। राघवेंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपका चूंकि अनुभव है बच्चों से बातचीत का, चिट्ठियों के जरिए चिट्ठियों का आदान प्रदान जो हुआ है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है मौजूदा व्यवस्था के साथ साथ जिससे कुछ और रुचि बच्चों की बढ़े विद्यालयों के प्रति? जी बिल्कुल हो सकता है और हो भी रहा है। मैं भूपेंद्र जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। सन 2000 में हमारे पास RT नॉर्म्स के हम जो नॉर्म्स आज हम मानते हैं, तो उसके अनुसार 22% विद्यालयों में केवल बिल्डिंग थी। आज 98% विद्यालयों में हमारे पास उतना बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अभी स्टेट ने खड़ा किया है। तो मुझे लगता है इसमें सुधार हो रहा है। जैसे मैंने अभी कहा कि 17,500 बच्चे हमारे सरकारी विद्यालयों के जो 85 और 90 क्रॉस करके परसेंटेज निकाल के आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और यह दर्शाता है कि शिक्षा में सुधार और गुणवत्ता दोनों बढ़ रही है। दूसरा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। अभी मैं परसों सीहोर एक आंगनबाड़ी के कार्यक्रमों में गया था। मैं पूरी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर सबसे बड़े स्कूल को हम संस्कार वैली भोपाल DPS मानते होंगे, उससे अच्छा कार्यक्रम, उससे ज्यादा स्तर के बच्चे हमारी आंगनबाड़ी में थे उस सीहोर की। तो ये सब संकेत है कि इसमें काफी बड़ी मात्रा में सुधार आ रहा है और सुधार की बहुत सख्त आवश्यकता है। जैसे राज्यपाल जी ने भी कहा कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते और इसमें जितना भी सुधार किया जाए उतना कम है। जी जी। और ये मन की बात है, यह बच्चों के द्वारा आए हुए सुझाव हैं, इसलिए मुझे लगता है इस पर हम बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं और इसके आने वाले सुझाव को हम पॉलिसी के लेवल पर बदलाव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ आपकी आवाज में अभी के लिए बस इतना ही। आगे जरूर देखिए प्राइम टाइम।